वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निवेदिता एजुकेशन कॉर्नर। जी हाँ, मैं निवेदिता अपने इस एजुकेशन कॉर्नर पर तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के सिलेबस से लिया गया है और आज मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 स्टार्ट किया है। तो चलिए देखते हैं पार्ट फर्स्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी के किन किन टॉपिकों पर आज हम डिस्कस करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के आज हम दो टॉपिक पे मेनली डिस्कस करेंगे, पहला करंट और दूसरा पोटेंशियल। तो पार्ट 1 में इन दो टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है करंट का। स्टूडेंट्स, मैं करंट को शुरू करने से पहले एक बात ज़रूर डिस्कस करूँगी कि क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी में बहुत कॉन्सेप्ट को डीप में नहीं दिया गया है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्लास 10th के सिलेबस में इलेक्ट्रिसिटी एक इंट्रोडक्शन के थ्रू थोड़ा बहुत बताया गया है। तो मैं बहुत डीप में इलेक्ट्रिसिटी को लेकर नहीं चलूँगी, मैं उतना ही इलेक्ट्रिसिटी को इसमें डिस्कस करूँगी जितना आपके क्लास 10th के सिलेबस में दिया गया है। टॉपिक को मैं थोड़ा क्लियर समझाने का पूरा कोशिश करूँगी। बाकी क्लास 12th में डीप में करंट इलेक्ट्रिसिटी को हमको पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने करंट के डिफिनीशन को। फर्स्ट, करंट क्या है? तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट है व्हाट इज़ करंट। करंट को बताने से पहले ज़रूरी हो जाता है ये जानना कि व्हाट इज़ चार्ज। चार्ज क्या होता है? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं चार्ज क्या है। अगर किसी स्टूडेंट्स को ये जानने का मन करेगा कि चार्ज का डिस्कवर कैसे हुआ था, चार्ज की स्टार्टिंग कैसे हम समझे कि कौन सा चार्ज क्या है, मतलब कह सकते हो कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज या बेसिक नॉलेज ऑफ चार्ज जानना होगा, जहाँ से इसका डिस्कवर हुआ था। तो क्लास 12th में आप जा कर के फर्स्ट पार्ट को देखिएगा। क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने फर्स्ट पार्ट इसी यूट्यूब चैनल पर मैंने अपलोड किया हुआ है, एक बार आप ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। अगर किसी को एक्स्ट्रा ये जानना होगा कि व्हाट इज़ चार्ज या फिर एक डीप कॉन्सेप्ट जानना होगा चार्ज का, तो आप वहाँ पे एक बार विजिट कर लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर चार्ज को लेकर के। चार्ज हमारे पास दो तरह के हो जाते हैं। एक तो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मतलब हम प्रोटॉन की बात करते हैं, और दूसरा हमारा हो जाता है निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव चार्ज में हम प्रोटॉन को लेते हैं, निगेटिव चार्ज में हम इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। आपको पता होगा पॉजिटिव चार्ज तब होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। जब कोई अपने आप से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो डोनर के पास हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उसके पास हमेशा कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। मतलब डोनर को पॉजिटिव और एक्सेप्टर को निगेटिव चार्ज मिलती है। ये दो तरह के चार्ज हमारे पास होते हैं। अगर पूछा जाए प्रोटॉन रहते कहाँ पे हैं, तो आप सब जानते हो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अंदर दो चार्ज होते हैं। दो चार्ज नहीं कहा जा सकता, दो पार्टिकल्स होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, जिससे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। इस न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन रोटेट, इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिवॉल्व होते हैं, घूमते रहते हैं। तो इस न्यूक्लियस के बाहर ये हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो सेल में इस तरह से घूमते रहते हैं। अब ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के क्या कॉन्सेप्ट होंगे, ये सारे आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनते हैं। आपको पता होगा किसी एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर हो जाते हैं। और अगर किसी एटम के एटॉमिक वेट, मास की बात करते हैं वेट की, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके बनते हैं। मतलब कह सकते हैं कि न्यूक्लियस का जो वेट होता है वो न्यूक्लियस का वेट पूरे एटम के वेट के इक्वल होगा, और वो क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होते हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से हम बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उनके मास को एटम के मास में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जो मास होते हैं वही एटॉमिक मास के इक्वल हो जाते हैं। एटॉमिक नंबर उतना ही होगा जितना प्रोटॉन होगा, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपस में इक्वल होते हैं। इस तरह से हमने समझा कि चार्ज दो तरह के होते हैं। चार्ज पे थोड़ा बहुत हम और कॉन्सेप्ट अगर लेकर चलते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, और हम चार्ज की थोड़ी सी और बात करते हैं। तो हमारे पास ये एटम का ये न्यूक्लियस जहाँ पे रहते कौन कौन है? प्रोटॉन रहता है और
न्यूट्रॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। इनके बाहर ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सेल होते हैं, और इस सेल में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं, ये सेल होते हैं। अब इस सेल के इलेक्ट्रॉन, ये सेल क्या चाहते हैं, ये कोई भी एटम ये चाहता है कि उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो। एटम अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है। इस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कभी कभी एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और कभी कभी एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हम आपको कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इस बात को समझें कि ये एक एटम है जिसके आउटर सेल में 2, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है, और ये एक एटम है जिसके आउटर सेल में फर्स्ट एटम 1 इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड एटम जिसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना होगा तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना होगा तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर दे तो ये इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। वो ज़्यादा आसान होगा इसके बजाय कि ये 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले। देखिए, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दें तो इनके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये स्टेबल होंगे, या फिर ये बाहर से कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन ले लें, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या फिर ये बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लेते हैं, तब भी ये स्टेबल होते हैं। इस केस में अगर इन दोनों एटम के बीच में एनर्जी क्रिएट कराया जाए बाय रबिंग, बाय फ्रिक्शन, जैसे भी आपने एनर्जी क्रिएट कराया, अब इसमें हम डीप में नहीं जाते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट और एक्सेप्ट करते हैं। अगर इनको रबिंग वगैरह करा करके इनके बीच में एक एनर्जी को प्रोड्यूस कराते हैं तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जो डोनेट किया उसके पर चार्ज कैसा आया, उसके पर आया पॉजिटिव चार्ज। जो एक्सेप्ट किया उसके पर कैसा चार्ज आया, निगेटिव चार्ज। क्यों आया, पहले ये एटम न्यूट्रल था, इसके पास जितना प्रोटॉन था उतना ही इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब इसने क्या किया है, अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन और ले लिया है। जब 1 इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो क्या होगा, इसका एक निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। जैसे हम कह दें इसके पास पहले 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव था, ये कैंसिल हो गए, पहले ये न्यूट्रल पे था, अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो ये 2 कैंसिल हुए, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बच गया, इसके पास चार्ज कौन सा आ गया, निगेटिव चार्ज आया। वैसे मान लीजिए इसके पास 2 पॉजिटिव रहा होगा 2 निगेटिव रहा होगा, ये न्यूट्रल होते रहे होंगे, लेकिन इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। अब क्या होगा, अब यही होगा कि 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव कैंसिल होगा, 1 पॉजिटिव बच जाएगा, और इसके पर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरह से किसी भी एटम पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्रिएट होते हैं, और यही 2 चार्ज हमको अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने हैं, या फिर कह सकते हैं ये 2 चार्ज हमारे यहाँ होते ही हैं। तो ये 2 चार्ज हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब इस पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिसिटी, हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी बनते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में समझिए चार्ज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले चार्ज की बात करें तो चार्ज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, चार्ज को हम कैपिटल Q या फिर स्मॉल q से करते हैं, और कभी कभी चार्ज को Q0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या कभी कभी चार्ज को हम E से भी रिप्रेजेंट करते हैं। समझिए क्या, Q एंड Q0 इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। Q0 की जब बात आती है तो Q0 का मतलब होता है टेस्ट चार्ज पार्टिकल्स, ये टेस्ट चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, और टेस्ट चार्ज हम मान के चलते हैं कि ये ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आप टेस्ट चार्ज का नाम लेते हो तो समझ जाओ कि ये चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। तो हमेशा टेस्ट चार्ज को एक आइडियल के तौर पे, एक मानक के तौर पे हम ये मान के चलते हैं कि टेस्ट चार्ज की वैल्यू, एक स्टैंडर्ड वैल्यू उसकी हम मान के चलते हैं कि पॉजिटिव है। तो कहीं पर अगर आपने Q0 लिखा है इट मीन्स टेस्ट चार्ज के पार्टिकल्स की बात कर रहे हो, और अगर टेस्ट चार्ज पार्टिकल्स की बात कर रहे हो तो उसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, Q0 से, 0 को नॉट बोलते हैं, Q0 से। अगर हम स्मॉल ई की बात करते हैं तो स्मॉल ई हम सिंगल चार्ज की बात करते हैं। हम यहाँ पे कैसे चार्ज की बात करते हैं, सिंगल चार्ज के लिए हम स्मॉल ई का यूज करते हैं। Q0 का यूज टेस्ट चार्ज के लिए करते हैं। Q एंड कैपिटल Q का यूज ग्रुप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के लिए किया था, जब हमारे पास कई चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तब हम उसका यूज करते हैं। इस तरह से हमारे पास चार्ज हो गए। बाकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आप जानते हो, P और E वाली बात, तो ये आपको पता है। ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गए, चार्ज का कॉन्सेप्ट हो गया। इस चार्ज में करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले इस चार्ज के विषय में थोड़ा सा और चीज़ पढ़ लिया जाए, थोड़ा सा और हम लोग क्या समझते हैं, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी पर चलेंगे। ये हमारे पास न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, मतलब इफेक्टिव चार्ज क्या होगा, प्रोटॉन। प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिव, सो ये पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज।
ये बाहर हमने जो सेल बनाया, इस सेल में कौन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर हैं, आप इसे इलेक्ट्रॉन बोलते हो, लेकिन अगर किसी रीजन से एनर्जी पा करके ये इलेक्ट्रॉन जंप करके अगर सेल के बाहर चला गया, सेल के बाहर, तो इस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या हो जाता है, इसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब अगर हम पूछें कि करंट के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कौन होता है, जो अपने सेल से बाहर होते हैं, वो हमारे कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतनी बात आपने समझा। अगर कोई हमारे पास चार्ज है तो चार्ज की दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, या तो चार्ज क्या करता है, रेस्ट करता है, या फिर चार्ज क्या करता है, मोशन करता है। अगर चार्ज रेस्ट करता है तो समझ जाइए यहाँ पे किसी तरह का करंट नहीं होगा। मतलब क्या हो गया, नो करंट, कोई करंट नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें होंगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट होगा। यहाँ पे कोई करंट नहीं होगा। रेस्ट चार्ज पार्टिकल्स दो ही काम करता है। दो काम क्या करता है, पहला, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है, या तो फिर क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स को क्रिएट करता है। अगर हम चार्ज की बात करें मोशन में, अगर मोशन में चार्ज होते हैं तो ये दो काम करते हैं। पहला क्या करते हैं, करंट। करंट के बाद और इनसे क्या मिलती है, पोटेंशियल। पोटेंशियल के अलावा और इनसे क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल्स मोशन में आ जाए तो उसके साथ तीन कॉन्सेप्ट जुड़ते हैं, करंट के, पोटेंशियल के, मैग्नेटिक फील्ड के। अगर चार्ज हमारा रेस्ट में है, उसके साथ करंट कभी फ्लो नहीं होगा। करंट को फ्लो होने के लिए चार्ज का मोशन में होना ज़रूरी होता है। उसके साथ क्या होंगी, दो चीज़ें होंगी। पहली कौन चीज़ होगा, तो पहली हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। पहला हमारा क्या होगा, समझते हैं इसको। अगर चार्ज मोशन में होगा तो उसके साथ दो चीज़ें होंगी। पहला फोर्स, पहला काम क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, और दूसरा क्या काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो और अगर चार्ज रेस्ट में होगा तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और अगर चार्ज मोशन में होगा तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अगर आप इतना बात समझ गए होंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। एक बार आपको, हमको लगता है रिपीट करने की ज़रूरत है। चार्ज दो तरह के, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव। निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहता है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर रहता है। किसके साथ रहता है, न्यूट्रॉन के साथ रहता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम के लिए इक्वल होते हैं। जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसके पास निगेटिव चार्ज आता है। डोनेट या एक्सेप्ट वो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग या फिर हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग करवाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, अगर कोई चार्ज हमारे पास है तो उसको हम तीन तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एक तो कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, अपनी मर्जी होती है, किसी तरह से आप कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ये चार्ज के ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने क्यू नॉट कहा तो ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल्स होता है। टेस्ट चार्ज पार्टिकल्स नॉर्मली इसको हम पॉजिटिव मान के चलते हैं। अगर हमने ई कहा तो सिंगल चार्ज पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं। ये चार्ज दो स्टेज में रहते हैं। या तो ये चार्ज किस में रहते हैं, रेस्ट में रहते हैं, या तो ये चार्ज किस में रहते हैं, मोशन में रहते हैं। अगर रेस्ट में होते हैं तो ये दो, यहाँ पर दो फील्ड की दो हमारे पास कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। दूसरा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट करते हैं, लेकिन ये करंट को फ्लो नहीं करते हैं। अगर चार्ज मोशन में होते हैं, तीन कॉन्सेप्ट आता है, करंट फ्लो करेगा, पोटेंशियल मिलेगी, और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। यहाँ पर तीन कॉन्सेप्ट हमारे बनते हैं। हमको अपने इस चैप्टर में चार्ज को मोशन में रखना है। चार्ज मोशन में रहेगा तो करंट फ्लो होगा। कैसे चार्ज मोशन में रहेगा, तो जो चार्ज मोशन में होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब बात आया, क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी एटम के सेल से जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आई थिंक हमने जल्दी तो बोला है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को आप फिर से रिपीट कर लीजिएगा। थोड़ा सा हम तेज़ी से लेकर चलते ताकि ये वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। अब बात करते हैं यहाँ पर, अब हम आते हैं किस कॉन्सेप्ट पे, अब हम आ जाते हैं अपने करंट पे। करंट क्या है, इसको हम समझते हैं
कि करंट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस पेज को हम इरेज करते हैं और इरेज करके हम झट से देख लेते हैं करंट क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम करंट की बात करते हैं तो करंट का मतलब क्या होता है, अगर आप डिफिनीसन देखते हो तो डिफिनीसन में करंट क्या बताता है, फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर आप बात करते हो किसकी, करंट की, करंट, तो करंट का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये करंट का मतलब होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से क्या आप समझ पा रहे हो, चार्ज क्यू, क्योंकि हमको पता नहीं कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, हमने क्यू कहा बताया, अभी ग्रुप के लिए क्यू यूज करेंगे। रेट टी, टाइम से डिवाइड करोगे तो आप रेट निकालोगे, इक्वल टू क्या, करेंट। करेंट का मतलब क्या होता है, रेट, इसको आपने इसका क्या नाम दिया, रेट, और इसका क्या नाम दिया, चार्ज। ये हमारा क्या हो गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट। मतलब कोई चार्ज पार्टिकल्स किसी भी, अगर हम बात करते हैं कंडक्टर की, कंडक्टर करंट फ्लो करते हैं, किसी कंडक्टर की बात करते हैं और किसी कंडक्टर में बोला कि करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। किसी कंडक्टर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जो किसी एटम से फ्री हुए हैं। जिस एटम से फ्री हुए हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। ये इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करते हैं तो इनका फ्लो होना ही क्या बताता है, करंट बताता है। अभी हमने आपसे कहा कि हमारे पास कोई अगर चार्ज हो, चार्ज में भी कैसा चार्ज हमने लिया, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के बाहर निकल करके फ्लो करेगा नहीं, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। एक कहते हैं न्यूक्लियस बॉन्डिंग के साथ वो कनेक्ट होता है, न्यूक्लियस एनर्जी के साथ कनेक्ट होता है, वो बाहर नहीं जाते हैं। करंट किसके वजह से फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन के वजह से। तो चार्ज में भी हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेल में होते हैं, वही करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उस इलेक्ट्रॉन में भी कैसा इलेक्ट्रॉन, जो सेल के बाहर हो, मतलब कैसा इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब क्या करे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो क्या करंट फ्लो होगा, किसके साथ फ्लो करे, तो फ्लो करेगा जब भी तो क्या करेगा, विथ टाइम, टाइम के साथ फ्लो करे। तो यही हमारा क्या कहलाया, यही हमारा कहलाया करंट। इसी को हमने क्या कहा, करंट का। मतलब आप देखिए ध्यान से, शुरुआत कहाँ से हो रही, चार्ज, और चार्ज भी अपने आप में एक टॉपिक है, चार्ज अपने आप में एक बड़ी सी टॉपिक है। ये चार्ज में भी हमने किसको लिया, इलेक्ट्रॉन को, बताया क्यों इलेक्ट्रॉन को लिया है, आप प्रोटॉन को लेकर के फ्लो नहीं करवा रहे हो, इलेक्ट्रॉन को लिया, वो भी इलेक्ट्रॉन कैसा है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो फ्लो किया किसके साथ, विथ टाइम किया, तो हमको क्या मिला, करंट मिला। ये करंट का कॉन्सेप्ट हुआ। करंट मतलब क्या हुआ, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ये करंट का हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। और करंट का मेनली जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो एम्पियर ने दिया था करंट के कॉन्सेप्ट को, इसी से इसके यूनिट को भी हम एम्पियर में पढ़ते हैं, उसको हम आगे देखते हैं। जैसा कि आप डायग्राम पे एम्पियर की इमेज देख पा रहे होगे, हमने एम्पियर का इमेज दिखाया है। आगे बढ़ते हैं हम कॉन्सेप्ट पे। अगर हम आगे बात करते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट पे, तो हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा करंट को लेकर के अपने फार्मूले वगैरह को। आई इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा, हमने आई इक्वल टू पढ़ा, यहाँ पर एक सेकेंड ये इरेज करते हैं, हमने आई इक्वल टू क्या पढ़ा, Q बाई टी पढ़ा, ठीक है। अगर हम Q की बात कर लेते हैं, इसमें आई तो आप समझ पा रहे हो, आई किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट को करता है। टी किसको करता है, टाइम को करता है। Q किसको करता है, चार्ज को करता है, या चार्जेस कह सकते हैं। ये Q किसको करता है, चार्ज को करता है। अगर हम इसके बात करते हैं Q की, क्या है Q तरीके से, तो Q की बात करते तो Q इक्वल टू होता है NE। अब NE में आ जाए, N क्या रिप्रेजेंट करता है, N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ चार्ज। हमने बताया ना Q जो होते हैं वो चार्ज, ग्रुप ऑफ चार्ज होते हैं, कितने नंबर में चार्ज है ये बताता है। मतलब N इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज होता है, नंबर ऑफ चार्ज मतलब 1 चार्ज है, 2 चार्ज है, 3 चार्ज है, 4 चार्ज है, ये बताते हैं। ये E क्या बताता है, E बताता है वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज की कितनी वैल्यू है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये क्या होता है, कूलाम। ये E की वैल्यू होती है, वो वैल्यू ऑफ चार्ज को बताता है, चार्ज की कितनी वैल्यू है। तो ये हमारा क्या बताएगा, E
ई हमारा बताएगा चार्ज की टोटल वैल्यू कितनी होती है, मतलब वैल्यू ऑफ चार्ज पार्टिकल्स बताएगा। इस तरह से हमारे पास Q इक्वल टू एन ई बनता है एक फार्मूला। हमको लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि आई इक्वल टू क्या होता है। अब बात कर लेते हैं थोड़े से यूनिट पर, फिर आगे आते हैं, फिर कुछ और देखेंगे। थोड़ा सा हम यूनिट वगैरह पे इसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर हम यूनिट की बात करते हैं, यूनिट की, तो इस हमने अभी पढ़ा आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। क्यू का यूनिट याद रखिए कूलाम होता है। क्यू का यूनिट हमारे पास क्या होता है, कूलाम, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम बात करें टाइम का, तो टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। मतलब अगर हम एस आई यूनिट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम जिस यूनिट की बात करें वो एस आई यूनिट है। अगर हम एस आई यूनिट की बात करते हैं तो एस आई यूनिट इसकी क्या हो जाती है, कूलाम पर सेकेंड। लेकिन इसका डिस्कवर चूँकि एम्पियर ने किया था, इसलिए कूलाम पर सेकेंड को हम एक और नाम देते हैं, वो हमारा क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर, इसकी एक और यूनिट बनती है एम्पियर, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से करते हैं। तो इसकी दो यूनिट हो जाती है, कूलाम पर सेकेंड या एम्पियर, ये इसकी एस आई यूनिट होती है। अब आते हैं कूलाम पर सेकेंड या एम्पियर के अलावा इसकी और कौन सी यूनिट होती है। कुछ स्मॉल यूनिट देखते हैं, इसके और भी कुछ स्मॉल यूनिट होते हैं, कौन कौन से होते हैं समझते हैं। अगर स्मॉल यूनिट में बात करते हैं तो पहली इसकी यूनिट क्या हो जाती है, मिली एम्पियर। मिली एम्पियर ये छोटी यूनिट होती है। उससे छोटी यूनिट की अगर हम बात करें तो क्या होती है, माइक्रो एम्पियर। मतलब अगर हम करंट में एम्पियर के अलावा कुछ यूनिट की बात करते हैं तो वो हमारी हो जाती है मिली एम्पियर, और क्या हो जाती है, माइक्रो एम्पियर। ये स्मॉल यूनिट होती है, जिसको मैग्नेटिक इफेक्ट वगैरह के लिए नॉर्मली यूज करते हैं। अगर मिली एम्पियर में बात करें तो 10⁻³ एम्पियर होता है, और इसमें अगर बात करते हैं तो 10⁻⁶ एम्पियर होता है, अगर माइक्रो एम्पियर की बात करते हैं तो इस तरह से हमारे पास कुछ एम्पियर वगैरह के कॉन्सेप्ट हो गए, कुछ यूनिट वगैरह की बात हुई कि क्या यूनिट होती है, क्या होती है। अब क्वांटिटी भी देख लेते हैं, कैसी क्वांटिटी होती है। अगर हम करंट की बात करते हैं, करंट कैसी क्वांटिटी होती है, तो समझते हैं करंट किस तरह की क्वांटिटी होती है। चलिए देखते हैं, इसको हम जान लेते हैं कि ये कैसा क्वांटिटी होता है। समझिए क्वांटिटी, जस्ट मिनट। अगर हम क्वांटिटी देख लें, अगर हम इसके क्वांटिटी की बात करें, मतलब डायरेक्शन है कि नहीं है, तो याद रखिएगा ये किस तरह की क्वांटिटी होती है, ये होती है स्केलर क्वांटिटी। अब कुछ स्टूडेंट को ये चीज़ परेशान करने शुरू कर देता है। क्यों परेशान करता है, स्टूडेंट्स को ये लगता है कि करंट के पास तो दोनों चीज़ें होती हैं। मतलब करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर करंट की मैग्नीट्यूड भी होती है, और करंट के पास क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। जब ये दोनों होता है फिर ये वेक्टर क्यों नहीं होता है, क्यों ये स्केलर क्वांटिटी बनता है, वेक्टर क्यों नहीं हो पाता है। तो आप सुनिए, एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। मान लीजिए हमने एक वायर लिया और इस वायर में करंट हमने फ्लो किया कितने का, 4 एम्पियर का। एक और वायर लिया जिसमें हमने करंट कितने का फ्लो किया, 6 एम्पियर का। दोनों को कनेक्ट किया, इसमें जो करंट हमको दिखाई दिया वो मिला 10 एम्पियर। मतलब क्या हुआ, 4 एम्पियर प्लस 6 एम्पियर इक्वल टू 10 एम्पियर। ये कैसी मैथमेटिक्स है, तो हम कहेंगे ये सिंपल मैथमेटिक्स है। सिंपल मैथमेटिक्स है जो हमने बचपन से पढ़ा है। और याद रखिए, कोई वेक्टर क्वांटिटी सिंपल मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं करती है। वेक्टर क्वांटिटी नॉट सेटिस्फाई बाय द सिंपल मैथमेटिक्स, वेक्टर क्वांटिटी सेटिस्फाई बाय द वेक्टर मैथमेटिक्स। इस वजह से चूँकि ये सिंपल मैथमेटिक्स से सेटिस्फाई होता है, इसलिए हम कहते हैं ये एक सिंपली एक ऑर्डिनरी अलजेब्रा के इसमें यूज हो जा रही है, इसलिए हम कहते हैं कि इसने वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं किया, और वेक्टर एडिशन को फॉलो न करने के वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी न होकर के कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो अगर पूछ दिया जाए कि करंट क्यों स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, तो आप याद रखिएगा कि ये सिंपल जो ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स होते हैं, मतलब कह सकते हैं कि वेक्टर एडिशन को ये फॉलो ना करके सिंपल मैथमेटिक्स को फॉलो करता है, जिसके वजह से ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ये करंट का हुआ। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट के डायरेक्शन क्या होते हैं।
अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं, तो करंट का डायरेक्शन याद रखिए हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। करंट किधर से किधर चलता है? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चलता है। लेकिन अगर हम चार्ज के फ्लो की बात करें तो चार्ज हमेशा उल्टा होता है। चार्ज किधर से किधर चलता है? निगेटिव टू पॉजिटिव चलता है, लेकिन करंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया, करंट की वैल्यू हो गई, ये सारी चीज़ें हमने समझ जान ली। इसके साथ थोड़ा सा एक टॉपिक पे और हम डिस्कस कर लेते हैं। एक टॉपिक पे अगर हम और डिस्कस करते हैं, जैसा कि यहाँ पर एक डायग्राम आप देख पा रहे हो, इस डायग्राम को लेकर के थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास कोई एक वायर हो, जैसा कि इसमें डायग्राम में दिख पा रहा होगा, लेकिन हम आपको एक क्लियर डायग्राम बना करके इस चीज़ को समझाते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर एक हमने वायर लिया, कंडक्टर, ठीक है, इस कंडक्टर में हमने इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन को देखा। अभी हमने आपको बताया कि रिस्पॉन्सिबल करंट के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें हमने फ्री इलेक्ट्रॉन को देखा, ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन जो एटम से बाहर है, कंडक्टर के अंदर है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन इस फ्री इलेक्ट्रॉन की अपनी जो नियत होती है चलने की, वो याद रखिए जिगजैग होती है। ये चलिए, ये इधर, ये इधर, मतलब हम कह सकते हैं सिंपली ये बात कि इनके चलने का अपना कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है। जिगजैग, ये इधर उधर जिगजैग मोशन करते हैं। तो इनकी मोशन कैसी होती है? याद रखिएगा, जिगजैग होती है। जब ये टेढ़ा मेढ़ा मोशन करेंगे, ऐसे इधर उधर चलेंगे, तो हम कहते हैं इनकी एवरेज जो होती है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, वो क्या होती है? जीरो। क्योंकि एक बार उधर गया, एक बार इधर गया, मिलाकर एवरेज वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी डायरेक्शन मांगती है, डिस्प्लेसमेंट मांगती है। ये घूम फिर कर अपने जहाँ पे भी आ जाते हैं, तो इनकी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। इस वजह से इस कंडक्टर में किसी भी तरह का करंट नहीं होता है, नो करंट। मतलब कहते हैं कि करंट के लिए चार्ज का फ्लो होना ज़रूरी होता है, लेकिन उसके साथ एक सेंटेंस और एक वर्ड और जोड़ लीजिए कि वो चार्ज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो जिगजैग रहेगा तो ओवरऑल उसकी वेलोसिटी एवरेज क्या होगी? जीरो होगी। वो टेढ़ा मेढ़ा अगर भागता है तो एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी। अगर हम इसी को किसी सेल से, यही वजह होती है कि इसको हमको करंट फ्लो करने के लिए किसी सेल वगैरह का सहारा लेना पड़ता है। हमने इसको सेल से कनेक्ट किया, जैसा कि आप ऊपर डायग्राम में देख पा रहे हो, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव से जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया, इसको एक एक्सटर्नल फोर्स मिलता है पॉजिटिव और निगेटिव के वजह से। क्यों मिलता है? पोटेंशियल कॉन्सेप्ट होता है, आगे बताएंगे। इसको, इस पॉजिटिव और निगेटिव के वजह से एक एक्सटर्नल फोर्स इसके साथ क्रिएट होता है, और ये जितने भी हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं जो जिगजैग मोशन कर रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने शुरू कर देते हैं ये। और जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं तो किसी चार्ज का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने को ही हम क्या कहेंगे? करंट। क्योंकि यहाँ पर इनकी एवरेज वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो, वो जीरो के इक्वल नहीं होती है। तो ऐसा कब हुआ? जब इस इलेक्ट्रॉन पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया। किसके थ्रू लगाया गया? तो हमने उसको सेल के थ्रू लगाया, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव अप्लाई किया उसके ऊपर, और उसके सेल के थ्रू एक पोटेंशियल डिफरेंस कहते क्रिएट होती है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तब जा कर के इसके अंदर एक करंट फ्लो हुआ, और उस करंट के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव करने लगे। इस तरह से हमने कॉन्सेप्ट किसका समझा? इस तरह से हमने कॉन्सेप्ट समझा करंट का, क्या होता है करंट, डिस्कवर किसने किया, यूनिट क्या होती है, कैसी क्वांटिटी होती है, क्यों ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इतना कॉन्सेप्ट हमने करंट को लेकर के समझा है। अब अगर हम करंट की बात करते हैं तो करंट में जैसे कि आप आगे यहाँ पर देखिए ये दिखाया जा रहा है। अब हम करंट की बात करते हैं तो यहाँ पर करंट का एक सिंपल सा आप डायग्राम देख पा रहे हो। ये एक वायर, ये वायर, इस वायर में करंट हमको फ्लो करना है। करंट फ्लो करने के लिए इस वायर के अंदर पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन था, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन कर रहा था, मतलब ओवरऑल इसकी वेलोसिटी एवरेज क्या थी? जीरो, और इसमें कोई करंट नहीं था। जैसे ही हमने इसको सेल से कनेक्ट किया, एक एक्सटर्नल फोर्स, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बाद में बताते हैं उस पर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे लगने लगा। आप सिंपली अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए समझिए कि ये सेल ने इस इलेक्ट्रॉन पे एक तरह का एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट किया, जिससे ये इलेक्ट्रॉन मूव किए पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और जब मूव किए पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो क्या हुआ? एक तरह का करंट फ्लो होने शुरू हुआ, और जब वो करंट फ्लो होने शुरू हुआ तब जा कर के ये बल्ब जो हमारे सामने दिख रहा है, इस बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की है और ये बल्ब जलने लगा है।
उस करंट का डायरेक्शन होता कैसे है, तो उस करंट का डायरेक्शन हमेशा क्या चलता है, करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव चलता है। करंट कैसे चलता है, तो वो पॉजिटिव टू निगेटिव चलता है। तो ये हमारे पास करंट का अपना डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं। अब इसमें जो नई नई कॉन्सेप्ट आती है वो आती है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। उसके अलावा कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़रूरी ये है। हमारा कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उसके अलावा रेजिस्टेंस के। तो इसमें छोटे छोटे कई टॉपिक हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम करंट के टॉपिक पर ही आज कॉन्सेप्ट को ओवर करते हैं। जल्दी ही मुलाकात आपके साथ होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेकर के। जल्दी हम पढ़ेंगे क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।